वेलकम टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इंडियन एक्सप्रेस और आज है हमारा 5 जनवरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आदित्य L1 जो है इसरो का मिशन जो सन को स्टडी करने के लिए भेजा गया था वो फाइनल ऑर्बिट में कल प्लेस हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आर्मी रिव्यूज फॉर्मर चीफ बुक, ठीक है। ये इंडिया जो है वो टेस्ट मैच जीत गया है, इससे ज़्यादा हमको नहीं देखना है इसमें। बाकी सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। हम लोग सीधे चलते हैं, हम अपने जो हमारा मेन न्यूज़ है उस पे चलते हैं। ठीक है, तो मेन न्यूज़ हमारा क्या है, हम लोग एडिटोरियल पे चलते हैं। एडिटोरियल में क्या है, हाँ, एडिटोरियल जो हमारा पहला एडिटोरियल है यानी ओपिनियन है, इसमें रिसेप्ट बाय AI। और ये एक बहुत अच्छा चीज़ इशू रेज करे हैं कि अभी से पहले हम लोग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात करते थे। जैसे जो हमारा 1648 का जो है 1648 का जो है वेस्टफैलियन कंसेंसस बोला जाता है। वेस्टफैलिया एक जगह है जो आज के समय में जर्मनी में पड़ता है, नॉर्दर्न साइड में है। तो वेस्टफैलियन कंसेंसस बोला जाता था। नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है यहीं से ओरिजिनेट हुआ था। ओरिजिनेट इन द सेंस कि यहाँ से जो है टेरिटोरियल सोवरेनिटी को इम्पॉर्टेंट या सैक्रोसैंक्ट माना जाने लगा और बिना किसी सॉलिड रीजन के हम इस टेरिटोरियल सोवरेनिटी को हमेशा ऑनर करना है, यही चीज़ यहाँ पे हुआ था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे सॉवरेनिटी को एक तरह से वो ख़त्म कर रहा है और वो इतना एडवांस धीरे धीरे होते जा रहा है कि हमारा जो सॉवरेनिटी है वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि अभी के समय में किसी कंट्री को या किसी चीज़ को करने के लिए हमको फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बिना वहाँ गए हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं डिजिटली, और इसी चीज़ को इसमें डिस्कस करा गया है। और इसमें ज़्यादा कुछ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें 2-3 इशू को रेज करा गया है। एक पल्स और ऑयल सीड को लेके जो है, पल्स और ऑयल सीड को लेके जो उसका MSP वो व्हीट और राइस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसका MSP सही प्राइस भी मिलता है और प्रोक्योरमेंट भी अच्छा खासा होता है। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम है इंपोर्ट ड्यूटी का। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब ऑयल सीड और पल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया जाता है, जिस कारण से इसका इंपोर्ट चीप हो जाता है। अगर इंपोर्ट चीप रहेगा तो यहाँ का जो प्रोडक्ट रहेगा वो महंगा लगेगा। तो इस चीज़ को ये 2 फैक्टर इसमें रेज किया गया है कि ऑयल सीड और पल्स में अनलाइक जो हमारा फूड ग्रेन है जहाँ पे कि MSP भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और उस फूड ग्रेन पे इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाया जाता है ताकि जो बाहर का इंपोर्टेड फूड ग्रेन हो वो कॉस्टली रहे। अब यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। एक हम लोग देख सकते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर, और दूसरा कंज्यूमर। तो अगर हम देखें हमारे यहाँ दोनों ही चीज़ है। हमारे यहाँ लोग अभी आज के डेट में भी 60% लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो एक सिग्निफिकेंट मास जो है वो एग्रीकल्चर में है, यानी प्रोड्यूसर वाला पार्ट हो गया। और हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है, तो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर भी है। तो हमको दोनों का ध्यान रखना है। और चूँकि ये इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट कंज्यूमर के प्रति ज़्यादा फोकस कर रहा है। ऑल्दो पॉलिसी में चेंज लाया गया है और MSP वगैरह जो है वो ऑयल सीड और पल्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन चूंकि प्रोक्योरमेंट उस रेट पे नहीं होता। उसका एग्जांपल यहाँ कोट किया गया है कि महाराष्ट्र में जो है चना का रेट जो है, चना इस रेट में बिक रहा है, यानी 4700 से 4800 में बिक रहा है, जबकि इसका जो MSP है वो
5440 है। राजस्थान में मस्टर्ड यानी सरसों जो है वो 5,000 से 5100 पर क्विंटल करके बिक रहा है, जबकि उसका MSP 5650 है। तो वही चीज़ में बताया गया है और इसी के बारे में सारा डिस्कशन है। मिथ ऑफ प्रोग्रेसिव कर्नाटका, मोर और लेस जो है ये पॉलिटिकल न्यूज़ है और हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। वैसे हम बता देते हैं कि इसमें जो मेन है, अभी रिसेंटली वहाँ के एक वंतामुरी एक जगह है बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक लड़का एक किसी लड़की के साथ जो है शादी करके और घर छोड़ के चला गया। तो जो लड़के की माँ है उसको जो है पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, उसको स्ट्रिप किया गया और उसी के बारे में जो है, जो कि गलत है, एकदम आउटराइटली गलत है। पहली बात तो कि लड़का लड़की अगर अपने से शादी करा तो वो लीगली सही है, ऑल्दो सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, सोसाइटी में उसको गलत माना जाता है, लेकिन लीगली अगर वो लीगल एज के हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर मान लेते हैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो लड़का और लड़की गलत करा, तो उसके लिए उसकी माँ, लड़के के माँ को विक्टिमाइज़ करना कितना सही है, ये आप बताइए। तो ये इसी चीज़ को इसमें एलाबोरेट करा गया है कि कर्नाटका इतना प्रोग्रेसिव होने के बावजूद, इतना एजुकेटेड, इतना इकोनॉमिकली साउंड होने के बावजूद वहाँ पे विमेन को अभी भी विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और उसका जो है NCRB का वो रिकॉर्ड डेटा भी सजेस्ट किया है कि NCRB के डेटा से जो रिफ्लेक्ट होता है कि वहाँ पे इस तरह का जो ह्यूमिलिएशन, पब्लिक ह्यूमिलिएशन का केस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब 3rd प्लेस जो है पूरे भारत में उसका है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा नहीं है। ये हमारे काम का वैसे नहीं है, इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई रोल नहीं है इसका। अगेन पॉलिटिकल न्यूज़, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है लेकिन इसमें हमारा कुछ काम का चीज़ भी है। इसको एक वर्ड होता है हैस्टी लेजिस्लेशन। ये तो एक तरह से क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा लिखा गया है। तो हैस्टी लेजिस्लेशन में क्या है कि कोई भी जो लॉ बनता है तो 2014 में ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ था। 2014 में एक इसको क्या बोलेंगे, रेगुलेशन बना है कि कोई भी जो लॉ जब पार्लियामेंट कैबिनेट जब उसको अप्रूवल देगी पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए, उससे पहले उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। और पब्लिक डोमेन में यहीं पे दिया गया है प्री लेजिस्लेशन कंसल्टेशन पॉलिसी 2014 में, जो कि 30 दिन का कंसल्टेशन के लिए पीरियड है विथ जनरल पब्लिक बिफोर लॉ कैन बी अप्रूव्ड बाय कैबिनेट फॉर इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कोई लॉ को इंट्रोड्यूस करने से पहले, यानी कैबिनेट में ही जब आएगा उसी समय उसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए 30 दिन के लिए रखा जाएगा। लोग उस पर कंसल्ट करेंगे और उसके बाद का ड्राफ्ट शेयर करा जाएगा। उसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि इस लॉ को हम क्यों बना रहे हैं, साथ में उसका फाइनेंशियल जो कंसिडरेशन होगा, जैसे कोई लॉ अगर मान लीजिए कोई सब्सिडी अगर दे रहे हैं तो उसका फाइनेंस कहाँ से आएगा, उसके बारे में डिटेल में बताना जरूरी है। उसके बाद उसका क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है ये बताना ज़रूरी है। और ये सारा चीज़ जो है पब्लिक डोमेन में रहेगा और लोगों का जो ओपिनियन आएगा उसको भी हमको डिस्प्ले करना है कि लोग क्या बता रहे हैं उसके बारे में। तो इससे जो है लॉ वगैरह अच्छा फॉर्मुलेशन होता है और इसी के बारे में ये डिस्कस करें हैं। तो ये चीज़ एक हमारे इसमें काम का है। दूसरा कि अभी जो भारतीय न्याय संहिता ये बना है, मतलब आईपीसी को और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ को और CPC सब सारे तीनों को चेंज कर दिया गया है। तो उसको जो चेंज किया गया है उसमें कुछ प्रोविज़न बहुत ही ड्रैकोनियन है, और ड्रैकोनियन मतलब बहुत ही हार्श है। और कहा गया कि जो नेटिव पॉपुलेशन के लिए कॉलोनी के टाइम में जो रूल था, मतलब इसमें कहा गया है नेटिव सब्जेक्ट के लिए जो कॉलोनी के टाइम में मतलब ब्रिटिश राज में जो रूल था उससे भी हार्श रूल बना दिया गया है, जिससे लोगों को विक्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो
ये इसका मेन थीम है इस आर्टिकल का। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। ये मिरवैज़ उमर फारूक जो है ये अपना असली परिचय नहीं दिए हैं, लेकिन हम आपको दे देते हैं। ये महाशय जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो है लीडर थे, यहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पे ये अपना नाम नहीं दिए हैं। और ये एक तरह से अपने कल्चर को जो है प्रमोट आगे बढ़ा के ये बताना चाह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इनके कल्चर को प्रमोट प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि इनका असली दुकान जो है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है और वो बेसिकली कश्मीरी सेपरेटिज्म को प्रमोट करता था, जिसके कारण से गवर्नमेंट उसको बैन कर दिया है। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो एक ये इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, रसिया और यूक्रेन जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर को एक्सचेंज करा है, यूएई इसका मीडिएशन करा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा ऑलरेडी एस्पिन फाइल्स जो है, ये जेफरी एस्पिन जो है ये बेचारे 2019 में सुसाइड कर लिए। तो ये पहले ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, खासकर सेक्स ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कई कारणों से हो सकता है, इसमें सेक्स के कारण जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है उसमें ये पकड़ाए थे और इनको जेल हो गया था। और उनके पास जो है कुछ फाइल, कुछ डेटा था जिसमें कुछ पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट लोग सब थे और उनका नाम उनके फाइल में था, तो उसी के बारे में ये, और वो अपना फाइल जब डिस्क्लोज करे हैं तो उसमें ये अपना बोस्ट करे हैं कि हम इनका जो है बिल क्लिंटन वगैरह से भी दोस्ती था और ऐसे ऐसे यही वगैरह। इसमें अगर इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो भी नाम वो लिए हैं वो सब पब्लिक डोमेन में, मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बुक के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से पहले से ही था, तो कोई सेंसेशनल चीज़ नहीं था इसमें। और इसके बाद अगर देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इजिप्ट जो है अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर रहा है। उसका जो अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है कायरो से अभी ईस्ट डायरेक्शन में 45 किलोमीटर डेजर्ट जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में अपना एक नया कैपिटल बना रहे हैं, एकदम फ्रेश। और इसका जो नाम है वो रखे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल फॉर अर्बन डेवलपमेंट, और ये जो है ईस्ट डायरेक्शन में है। और इसमें जो है नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा गया है और अब धीरे धीरे उसमें लोग जाना शुरू करे हैं। तो ये उसका एक ग्लिम्प है और दिखने से बहुत ही मैजेस्टिक लगता है, बहुत ही भव्य लग रहा है। एक्सप्लेन्ड पेज हम देख लेते हैं, अब एक्सप्लेन्ड के बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। एक्सप्लेन्ड में अगर हम देखें तो ये राम मंदिर के बारे में बताया गया है कि राम मंदिर का पूरा डायमेंशन बताया हुआ है। ईस्ट टू वेस्ट जो है 380 फीट का है, ये 250, ये सब हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, अवेयरनेस के लिए आप देख सकते हैं इसको। इसमें भी ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, हमारे काम का एकदम नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आप जनरल नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं, बट वैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जेफरी एस्पिन का ही है, इसको हम लोग ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ ही एक तरह से है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है तो ईडी का समन का क्या प्रोसीजर है ये, और ईडी के समन के बेसिस और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्या प्रोविज़न है वो, और प्लस ईडी के समन से क्या किसी को अरेस्ट करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। और अगर इसको हम देखें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है सेक्शन 50 जो है उसी के बेसिस पे समन किया जाता है किसी को पूछताछ करने के लिए या कोई भी एविडेंस वगैरह ये करने के लिए। तो और इन लोग इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर जो ईडी है उसको जो है सिविल कोर्ट का पावर मिला हुआ है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी का प्रेजेंस जो है वो इंश्योर करवा सकता है या किसी को समन भेज सकता है। ठीक है, और इसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन जो है 63 जो है इसके अकॉर्डिंग जो है अगर कोई रिफ्यूज़ करता है अगर समन को रिस्पेक्ट करने से या इसके लिए, तो उसको पेनाल्टी लगाया जा सकता है, और वो पेनाल्टी बहुत ही नॉमिनल है, 500 रुपया और इससे लेके 10,000 रुपया तक का उसको फाइन किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और सेक्शन है जो सेक्शन 19 है जो कहता है कि अगर
अगर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसको कोई स्पेशल ऑर्डर है मिला है, और ख़ासकर उसको अगर उसको अगर कोई मटेरियल उसके पास एविडेंस है कि फलाना एंड फलाना पर्सन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, या उसके अगेंस्ट कोई सब्सटैंसिव एविडेंस है अगर है, तो उसके बेसिस पे उस पर्सन को जिस जो अक्यूज रहेगा उसको अरेस्ट किया जा सकता है। साथ में एक और चीज़ है, आईपीसी का जो है सेक्शन 174, अगर कोई पर्सन जो है अगर रिफ्यूज़ करता है, समन को रिफ्यूज़ करता है, यानी समन बुलाने के बावजूद भी न खुद जाता है न उस अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, तो उस केस में सेक्शन 174 आईपीसी के तहत फ्रेश केस रजिस्टर किया जा सकता है, और उसके बाद जो है उसको उस रजिस्टर्ड केस के बेसिस पे उसको अरेस्ट वगैरह किया जा सकता है। ऑल्दो दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस बारे में क्लियर कट कह दिया है कि सेक्शन 50 जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये अरेस्ट करने का पावर नहीं देता है, और अरेस्ट जो है वो रेयर केस में ही, मतलब रेयर केस इन द सेंस कि जब एकदम आवश्यक हो और साथ में कोई मटेरियल एविडेंस हो तभी हमको करना है, अदरवाइज ये आपको अरेस्ट करने का राइट नहीं दे। मेन मुद्दा इसका यही कह रहा है, ठीक है। बाकी पॉलिटिक्स जो है उसको हम लोग रहने देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।